एक बच्चा ऐसा होता है इसको लाउड नॉइज से प्रॉब्लम होती है, एक बच्चा ऐसा होता है कि पर्टिकुलर टेस्ट फूड से। तो डिफरेंट सेंसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किसी को टैक्टाइल का, किसी को विजुअल का हो, टच करने नहीं दे रहा है खुद को, किसी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है डिफरेंट टेक्सचर से। तो उसको हम इसको ऐसा सेंसरी डाइट, मैं इस माध्यम से सारे पेरेंट्स को ये गाइड करना चाहता हूँ, सारे पेरेंट्स को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि प्लीज अप टू द 12 ईयर्स एज, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इस स्क्रीन टाइम को कम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम में आपका मॉर्निंग कश्मीर में मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा यूसुफ। नाजरीन, जैसे कि आप सब बखूबी जानते हैं कि वादी कश्मीर के बच्चे अब डाउन स्ट्रॉम के साथ साथ ऑटिज्म के शिकार हो चुके हैं। इस सब को मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ मौजूद है आज डॉक्टर उमर नज़ीर, जो कि ऑटिज्म स्पेशलिस्ट है। आज इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वजूहात है इस सब की। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया और मॉर्निंग कश्मीर में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर सर, आपसे जानना चाहेंगे जर्नी के बारे में, हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल, मैंने जो कैरियर की शुरुआत की है, मेरी जो स्कूलिंग हुई है डाडसरा त्राल से हुई है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। उसके बाद मेरा जो एडमिशन हुआ है, मैंने बैचलर्स इन रिहेबिलिटेशन थेरेपी की है सीआरसी में, 4 इयर्स डिग्री है। उसके बाद वो सब करने के बाद मैं दिल्ली चला गया, मैंने पीजी इन डेवलपमेंटल थेरेपी किया वहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने वहीं से पीजी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है। तो इसके बाद मैंने पीएचडी, जो मेरा रिसर्च है अप्लाइड बिहेवियर साइंस में, उसकी जो मेरी थीसिस थी, वो जो टॉपिक था वो बेसिकली था इम्पैक्ट ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। जो 0 to 8 ईयर्स तक हम अर्ली इंटरवेंशन एएसडी बच्चों को देते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे। ये एक कैरियर वाइज मेरी जर्नी है। तो इससे जब मैंने वहाँ दिल्ली चला गया तो मैंने डिफरेंट हेल्थ केयर सेंटर्स में काम किया है, कभी एज ऑटिज्म स्पेशलिस्ट काम किया। उसके बाद मैंने हमारा अपना सेंटर स्टार्ट किया लाजपत नगर में, रिहैब केयर के नाम से, तो जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा था, जो मैंने चलाया, तो जिसको हम ऐसे बच्चों को हम ट्रीट कर रहे थे। उसके बाद हमारा दूसरा सेंटर हमने स्टार्ट किया बिजनौर यूपी में। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि मैंने थ्रू आउट इंडिया एक कैंपेन चलाई इन पेरेंट्स के लिए, जो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके एएसडी बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, या डाउन्स बच्चे होते हैं, या डिफरेंट बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। तो इसमें हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाई, हमने पेरेंट्स को, थेरेपिस्ट को ट्रेनिंग दी कि इनकी पेरेंटिंग कैसे हो सकती है, थेरेपिस्ट को ट्रेन कराया कि आप क्या अप्रोच यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो। थ्रू आउट इंडिया हमने लगभग ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हमने कवर की है। तो ये एक ब्रीफ जर्नी है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हमारा सवाल आपसे रहेगा, ये जो ऑटिज्म है ये क्या है और क्या वजूहात है इसके? काफ़ी महीनों सालों से देखा जाता है कि कश्मीर के बच्चे जो है इस बीमारी के शिकार ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। क्या वजूहात है आपके हिसाब से इसके? जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं, ये एक्चुअली एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऑटिज्म, अब हम इसको ऑटिज्म के नाम से जानते हैं। ऑटिज्म में बेसिकली होता क्या है, अगर हम मोटे अल्फाज में बोलेंगे, ये बच्चा सोशल कम्युनिकेट नहीं करता, ये सोशेबल नहीं होता है ज़्यादा, ये बच्चा अलग रहने की कोशिश करता है। अगर ये खेलेगा तो ये अलग अपने टॉयज़ में गुम हो जाएगा। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, हम कुछ आपको मोटे मोटे सिम्टम्स हैं जो बताएंगे। इनका आई कांटेक्ट नहीं होता है, ये आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं करते हैं, ठीक है, पुअर आई कांटेक्ट होता है। इनका जो सोशल कम्युनिकेशन होता है बिल्कुल पुअर होता है, ठीक है। ये इनका जो बिहेवियर होता है उसमें एक वननेस होती है, सेमनेस होती है। ये हर चीज़ को, अगर ये सपोज कोई बच्चा होता है कि वो आज एक अपर पहनना चाहता है, एक कपड़ा पहनना चाहता है, वो प्रेफर करेगा कल भी वही, कल भी वही। बहुत सारे बच्चों में ये सेमनेस, वननेस होता है। ये पिकी एंड चूजी ईटर होता है, ये बिल्कुल कुछ टाइप के फूड्स खाते हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्टली देखा गया 70% बच्चे जो एएसडी कैटेगरी में आते हैं वो नॉन वर्बल होते हैं, वो बोलते नहीं है, ठीक है। उसमें भी 30% कैटेगरी ऐसी पाई जाएगी कि जिनको अर्ली इंटरवेंशन मिलने के बाद उनकी स्पीच आ गई है, और 30% ऐसे होती है कि जिनको स्पीच नहीं, जो नॉन वर्बल रहते हैं। उसमें रिसर्च हमें ये बताता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जिनको अर्ली इंटरवेंशन मिलता ही नहीं है, जिनको कोई थेरेप्यूटिक सर्विस मिलती ही नहीं है। तो अगर हम इन ब्रॉड टर्म्स में कहेंगे, ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसमें बिहेवियरल इश्यूज भी होते हैं, या आप सेल्फ रेगुलेशन के नाम से इसको जानोगे, या बिहेवियरल कहोगे, या सेंसरी चैलेंजेस होते हैं। एक बच्चा ऐसे होता है कि किसी सरफेस को टच करता है,
ठीक है। एक बच्चा ऐसा होता है इसको लाउड नॉइज से प्रॉब्लम होती है, एक बच्चा ऐसा होता है कि पर्टिकुलर टेस्ट फूड से, तो डिफरेंट सेंसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। किसी को टैक्टाइल का, किसी को विजुअल का होता है, किसी को किसी और सेंस में इशू होता है। तो हर सेंसरी, जैसे हम सेंसरी प्रोफाइलिंग करते हैं बच्चे की, हम देखते हैं कि इसके सेंसरी नीड्स में क्या, तो हम अपने हिसाब से एक प्रोग्राम सेट करते हैं जिसको हम सेंसरी डाइट बोलते हैं। अगर बच्चा ये होता है कि हमें लगता है कि उसका विजुअल, सेंसरी विजुअल इफेक्टेड है, तो अगर वो ब्राइट लाइट की तरफ नहीं देखना चाहता है, उसको जैसे धूप में होता है उसको बहुत दिक्कत होती है, ज़्यादा ब्राइट लाइट आती है, तो हम उसको कैप्स देते हैं, सन ग्लासेस देते हैं, या बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो ऐसे अगर टेक्सचरल इशू होता है, कोई बच्चा टच करने नहीं दे रहा है खुद को, किसी बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है डिफरेंट टेक्सचर से, तो उसको हम इसको ऐसा सेंसरी डाइट देते हैं जिस वजह से ये जो सेंसरी सिस्टम है इनका, ये बिल्कुल नॉर्मल वर्क करेगा। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे में बाय बर्थ ये देखने को मिलेगा, तो उस माँ को क्या चाहिए, उस बच्चे का कब से ट्रीटमेंट की शुरुआत होनी चाहिए? बिल्कुल, देखो जैसे हम रीजंस की बात करेंगे, इसमें इन ए ब्रॉड कैटेगरी अगर हम बात करेंगे तो दो मेन रीजंस होते हैं। एक जेनेटिक रीजन होता है, एक एनवायरमेंटल रीजन होता है। जेनेटिक्स में अगर आपके किसी फोर फादर, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, या आपकी फैमिली साइकिल में कहीं से भी ये ऐसे इश्यूज हैं, तो ये आपके बच्चे में आ गए जिसमें जेनेटिक एंगल होता है। एक एनवायरमेंटल रीजन है। एनवायरमेंटल रीजन में बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बोलूंगा, एयर पोल्यूशन वन ऑफ द मेन रीजन है जिससे अफेक्ट होता है। हाई स्क्रीन टाइम, अभी प्रेजेंटली हमने जितने भी बच्चे देखेंगे, हम उनको देखते हैं कि पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं, हमारा बच्चा जो था बिल्कुल 2 साल तक, 2.5 साल तक बिल्कुल क्लियर बोल रहा था, बिल्कुल ठीक बोल रहा था, ठीक है। 2.5 साल के बाद हमारे बच्चा ना ऐसे ही अचानक से बोल नहीं रहा है, अचानक से ये चीजें, अचानक से बिहेवियरल इश्यूज आ गए। तो जब हम देखते हैं, जब हम पेरेंट को असेसमेंट करते हैं, पेरेंट को इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है। तो वो हमें बताया, सर हमने इसको फोन दिया 6-6 घंटे, 5-5 घंटे, ठीक है। ये मैं इस माध्यम से सारे पेरेंट्स को ये गाइड करना चाहता हूँ, सारे पेरेंट्स को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि प्लीज अप टू द 12 ईयर्स एज, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इस स्क्रीन टाइम को कम कर लो, ठीक है। जितना आपसे हो सकेगा आप इस स्क्रीन टाइम को कम कर लो। अगर एक बच्चा रोता है तो माँ बोलती है कि आप फोन ले लो, ये 10 मिनट चुप करेगा, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए, उसको आप खत्म कर लो, स्पेशली इस फोन को। और भी बहुत सारे रीजंस है। अगर जैसे हम फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स जिस टर्माइल से गुजर रहे हैं, तो लोगों में डिप्रेशन है, ठीक है। साइकेट्रिक मेडिसिन जो ले रहे हैं, पेरेंट्स ले रहे हैं ज्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें देखा गया कि इस चीज़ की ये परेशानी पाई जाती है जब वो कंसीव करते हैं। और अगर कोई पेरेंट डिप्रेशन में या कुछ है, और बहुत सारी चीज़ों में ये पाया गया, कंसेंजेनियस मैरिजेस, अगर जो रिलेशन में आपस में मैरिज करते हैं, फर्स्ट कजन, उसमें कुछ रीजंस पाए गए हैं। और भी बहुत सारे रीजंस है। तो जैसे हमने देखा कि एनवायरमेंटल रीजंस में ये है कि एक हाई स्क्रीन टाइम हमें बंद करना चाहिए, टोटली स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए। अगर एक एयर पोल्यूटेड जोन में आप रह रहे हो, किसी फैक्ट्री और इसमें, आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका बच्चा उस जोन से बाहर रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप ज्यूरिंग प्रेगनेंसी, सबसे बेसिक होता है कि पीस ऑफ माइंड, हमें कोशिश करना चाहिए कि ज्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रीनेटल या नेटल या पोस्ट नेटल, उसके बाद के घर में एक पीस ऑफ माइंड हो, ठीक है, एक फैमिली में पीस ऑफ माइंड हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, कि मदर को कोई डिप्रेशन हो, किसी ऐसी चीज़ से ना गुजरे कि वो ऐसी ड्रग्स ले जिस वजह से ऐसा कोई भी चीज़ हो सकता है। तो डिप्रेशन का भी इसमें अहम रोल है। बहुत बहुत रोल है, उसका भी बहुत रोल है। तो इन ये जो बहुत सारे फैक्टर्स है, ये इसके लिए डिपेंडेंट है कि ऑटिज्म क्यों ज़्यादा है। जैसे एमएनएस की एक स्टडी हमें बता रही है रिसेंटली कि कश्मीर में आउट ऑफ 200 चिल्ड्रन 5 चिल्ड्रन आर ऑटिस्टिक। ये भी मनी ऑफ द केसेस आर नॉट रिपोर्टेड। जैसे दूर दराज एरियाज में जो केसेस है, वो पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सामने किसी सर्वे का हिस्सा बने, हमारा बच्चा किसी प्रोजेक्ट या किसी काम का, किसी अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा बने, वो नहीं चाहते हैं। ये फिर भी हमने बहुत कम केसेस जो रिपोर्ट हुए उसके बिहार पे भी सर्वे है। और अभी कश्मीर में जो प्रेजेंट ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोगों में, बच्चों में, जो नॉर्मल बच्चे भी है, उनमें बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज पाए जाते हैं। ऐसे उनको एड्रेस कैसे किया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा जो रोल रहता है वो पेरेंटिंग का रहता है। पेरेंट्स को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है इसकी जरूरत क्या है, हमें पेरेंटिंग कैसी करनी चाहिए, हमें रोल मॉडल कैसे बनना चाहिए। तो ये सब बहुत जरूरी है इसमें। तो ये जो बीमारी है किस एज में ज्यादातर अटैक करती है बच्चे को?
ऑटिज्म ये तो जन्म से ही होता है। मोस्टली मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंटल केसेस में कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारा बच्चा रिग्रेशन में चला गया आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स। मोस्टली हम देखते हैं कि जब जन्म से ये बच्चा होता है कि उसको इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो बच्चा बोल नहीं पाता है, वो बच्चा किसी से बात नहीं करता है, वो बच्चा अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं करता है, वो बच्चा बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत हाइपर एक्टिव होता है, वो बच्चा एक जगह बैठता नहीं, सिटिंग टॉलरेंस बहुत कम होती है उस बच्चे में, ठीक है। वो बच्चा बहुत कम फूड्स लेता है, बहुत पिकी एंड चूजी ईटर है। तो जब ऐसा कोई भी सिम्टम है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, जब पेरेंट को लग रहा है कि मेरा बच्चा ये आंखों में आंखें नहीं डाल रहा है, ये देख के बात नहीं कर रहा है, उसको किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी रिहैब थेरेपिस्ट को, किसी भी ऐसे डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को रिपोर्ट करना चाहिए ये इश्यूज। तो आपका भी यहाँ पे सेंटर चल रहा है, किस तरीके का ट्रीटमेंट आप यहाँ पे बच्चों को, ऐसे बच्चों को करते हैं? देखिए, हमारा ऑलरेडी एक सेंटर चल रहा है दिल्ली में या यूपी में, हमारा सेंटर चल रहा है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरे को कोई इरादा नहीं था कश्मीर में एक सेंटर ओपन करने का, ऐसा सेंटर है जिसको आप स्पेशली डेवलपमेंटल बिहेवियर पीडियाट्रिक सेंटर है। लेकिन फ्रॉम लास्ट 2 मंथ जब मैं यहाँ पे आया, मैं एक सर्वे का, एक रिसर्च टीम का एक हिस्सा बन के यहाँ आया। मैंने डिफरेंट सेंटर्स देखे, डिफरेंट जगहों पे मैंने विजिट किया। तो वो उस रिसर्च का मैं एक हिस्सा था जिसमें हमें रिपोर्ट बनानी थी। तो मैंने देखा कि अप्रोच क्या हो रहा था, पेरेंट्स कैसे डील कर रहे हैं। तो मुझे लगा वी आर प्लानिंग टू अनदर स्टेट, हम किसी और स्टेट में प्लान कर रहे अपना सेंटर खोलने के लिए। लेकिन हमने जब देखा कि यहाँ पे इश्यूज क्या आ रहा है, पेरेंटिंग कैसे हो रही है, लोगों को अर्ली इंटरवेंशन की याद आ रही है 10 साल के बाद, लोगों को इंटरवेंशन का पता चल रहा है 12 साल के बाद, और जो डॉक्टर्स का रेफरल होता है, जो पीडियाट्रिशियंस का रेफरल होना चाहिए, वो अर्ली एज में वो बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को नहीं, आप 4 साल 5 साल वेट करो, उसके बाद आपका बच्चा बोलेगा। जो कॉमन मिथ्स, मिसकंसेप्शन वो बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट है यहाँ पे। तो हमें इसकी जरूरत महसूस हुई। हमने सोचा पहले कि एक अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ हम इन बच्चों को, यहाँ पे नौगांव में हमारा सेंटर है न्यूरो डाइवर्स के नाम से, जो स्पेशली इट इज़ ए सेंटर फॉर डेवलपमेंटल एंड बिहेवियर पीडियाट्रिक्स। तो जो स्पेशली बीइंग एन ऑटिज्म स्पेशलिस्ट, हम एएसडी कैटेगरी को भी डील करते हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चे देखते हैं, सेरेब्रल पैल्सी बच्चे देखते हैं, या कोई भी बिहेवियरल इशू है। इस सेंटर में हमारे पास एक टीम है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट है हमारे पास, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, बिहेवियर थेरेपिस्ट है। और दूसरी बड़ी चीज़ कि जो हम हमारे सेंटर पे बेस है कि हम 3 पिलर्स पे काम कर रहे हैं। वो 3 पिलर्स है हमारी थेरेपीज़, हम इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं। दूसरी चीज़ पेरेंट ट्रेनिंग, चाहे होम प्लान आप बता दो, हम पेरेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं इन द मेन टाइम कि आपको घर में कैसे क्या करना है, आपको सुबह से लेकर उठ के रात तक, शाम तक सोते टाइम इस बच्चे के साथ कैसे रहना है। इस टाइम पीरियड में हम पूरा इनको ट्रेन कर रहे हैं। तीसरी चीज़, जो हमारा क्लिनिकल डाइटिशियन है यहाँ पे, वो प्रॉपर उसके साथ मशवरा करने के बाद हम उसको प्रॉपर डाइट चार्ट देते हैं कि आपको कौन सा डाइट इंटेक करना है। वेदर हम सर्टन प्रोटीन इस बॉडी में आउट करेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चों पे हम जीएफसीएफ डाइट यूज़ कर रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस बच्चे पे हमने कौन सी चीज़, हमें फिनोलिक फूड्स देने चाहिए नहीं देने चाहिए, कौन सा इशू है। तो वो डाइटिशियन के साथ हम सलाह मशवरा करने के बाद वो एक उनको डाइट चार्ट देते हैं, उनको कंटिन्यूसली डाइटरी काउंसलिंग भी होती है। तो ये तीनों चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो मेन फोकस है, जो मेरी गुजारिश है, जो मैं बोलता हूँ कि पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए, पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। जब तक थेरेपेटिक प्रोसेस में पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक वो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, अगर आप कहीं भी जा सकते हैं। तो इस ट्रीटमेंट के बाद आपको लगता है ये बच्चा जो है ठीक हो जाता है कि खाली इंडिपेंडेंट ही रहता है? देखो, इसमें डिपेंड होता है कि कौन सी कैटेगरी का बच्चा हमारे पास आता है। अगर हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक है तो हमने बहुत सारे बच्चों को मेन स्ट्रीम किया है जो अभी नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हैं। आल्दो कुछ इश्यूज है उनको एड्रेस किया जाता है, लेकिन जो मेन इशू है कि उनको मेन स्ट्रीम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा प्रोफाउंड या बहुत सीवियर वाला ऑटिस्टिक केस आता है जो एडीएल्स पे बिल्कुल डिपेंडेंट है, जो वॉशरूम नहीं जा सकता है, जो खुद खाना नहीं खा सकता है, जो अपने कपड़े नहीं पहन सकता है, जो खुद से अपनी चीज़ें नहीं कर सकता, उसको हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं रहता है। बिल्कुल उसको बिल्कुल ट्रेन करते हैं कि ताकि वो खुद की चीज़ें खुद से करे। उसको पता लगना चाहिए कि मैं इतनी हाइट पे हूँ, अगर जंप करूँगा तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा। उसको पता होना चाहिए कि ये हॉट चीज़ है, ये कोल्ड है, इसको टच करने से मेरे को क्या होगा। तो इन बेसिक सेंसेस पे हम काम करते हैं, उसको पूरा इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं। और अगर हाई फंक्शनिंग होता है तो उसको कोशिश करते हैं कि वो मेन स्ट्रीम
हो जाए बहुत अर्ली एज पे। और अगर डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज का केस होता है कि उस पर भी पूरी कोशिश रहती है कि वो मेन स्ट्रीम होते ही होते हैं, लेकिन मेन फोकस होता है कि हमें अर्ली इंटरवेंशन बच्चे को मिलना चाहिए, जो 0 to 6 या 0 to 8 ईयर्स तक मिलता है। हमारे पास जितने अर्ली एज में बच्चा आएगा, जब पेरेंट्स के साथ इशू रहता है एक्सेप्टेंस में, पेरेंट्स से हम बात करने वो 4 साल डिनाइल में होते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा बोलेगा, हमारा बच्चा करेगा, हमारा बच्चा ये ऐसा है वो करेगा, इसका पापा भी लेट बोला, इसकी मम्मी ने भी ऐसा किया है, ठीक है। बट ये ट्रू स्टोरी नहीं है, ये ट्रू कॉज नहीं होता है। हमें देखना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे में ऐसा कोई इशू है, हमें किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी थेरेपिस्ट को, किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को रिपोर्ट करने चाहिए इश्यूज कि हमारे बच्चे में, या किसी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करने चाहिए कि हमारे बच्चे में ऐसे इश्यूज है। तो जब ऐसे इश्यूज देखेंगे तो वो अर्ली इंटरवेंशन के लिए उनको रेफर करेंगे, तो उनको अर्ली इंटरवेंशन मिलेगा। जब अर्ली इंटरवेंशन मिलेगा तो बिल्कुल उसको हम वो मेन स्ट्रीम भी बहुत जल्दी होगा, तो इश्यूज भी जल्दी से जल्दी खत्म हो सकते हैं। तो मेन फोकस हमारा जो होता है वो होता है अर्ली इंटरवेंशन पे। हम इन बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन कैसे देंगे, हम पूरे इन कॉमन मासेस को कैसे अवेयर कराएंगे कि आपके बच्चे में जो इशू है उसको एक्सेप्ट कीजिए और इसको फ्रंट लाइन पे लाइए, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। जितना आप अर्ली इंटरवेंशन ले सकते उतना आपका बच्चा ठीक हो सकता है। जैसे नए नए कपल्स होते हैं, उनका बच्चा होता है, उसके बाद जैसे बच्चे में ऐसे इश्यूज होते हैं कि वो उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिनाइल में तो होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं साथ साथ कि क्या हो गया क्या हो गया क्या। इट इज़ बेटर कि वो सामने आ जाए, इस बच्चे पे काम करे, थोड़ा सा टाइम दे, और वो इस डिप्रेशन से भी निकलेगी जब उनको दिखेगा कि नहीं हमें रिजल्ट मिला, पिछले महीने हमारा बच्चा जिस लेवल पे था नेक्स्ट मंथ वो किस लेवल पे है, नेक्स्ट मंथ वो किस लेवल पे है, ठीक है। तो उसको अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत है। तो अर्ली इंटरवेंशन जितना जल्दी मिलेगा उतना वो बच्चा इन चीजों से बाहर आएगा।